दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। बिहार में जो वोटर लिस्ट बनी है, उसको लेकर के अब कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां पर जो मिलॉर्ड लोग हैं, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी सुनने लायक हैं और जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वो भी जानने लायक है। लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, तो अब क्या आने वाली सुनवाइयों में वो कोई एक्शन ले सकता है? क्योंकि प्रशांत भूषण से कहा गया कि कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं और जिनका नाम नहीं है, या फिर ऐसा केस है जिनका नाम डिलीट हो गया है, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं 100 से ज़्यादा लोगों को पेश कर सकता हूँ और बहुत सारे लोग पहले भी पेश हुए हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब करेगा क्या? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जिस शुद्धिकरण की बात कह रहे थे, उस शुद्धिकरण पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स क्वेश्चन कर रही हैं। बिहार के पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संपादक उत्तम सेन गुप्ता जी हैं, अब्दुल कादिर जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका कुछ असर बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर पड़ेगा कि नहीं, या फिर चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर होगा और अभी भी जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर कैसे ये माना जाए कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होगा। मैं उत्तम सेन गुप्ता सर से शुरू करूंगा इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कितना इम्पोर्टेंट हो गई है। सर। और धन्यवाद नंदलाल जी। तो जैसा आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है ये एसआईआर पर, वो बहुत ही अहम है। कल एक सुनवाई हुई और बृहस्पतिवार को आने वाला कल जो है उसमें फिर से ये सुनवाई जारी होगी। अब सवाल ये है कि भाई आने वाले दिन में ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है वहाँ पे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद अमूमन कोर्ट जो है वो इंटरफियर नहीं करती है। और ये दलील इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके जो दोनों वकील राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह साहब जो हैं, उन्होंने ये दलील पेश की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई ये समय बीत गया है, अब आप इंटरफियर मत कीजिए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि साहब आप ये क्लियर कीजिए, आप ये कंफ्यूजन को ख़त्म कीजिए कि ये जो 3,66,000 लोगों को आपने डिलीट और किया है वहाँ पे, पहले ड्राफ्ट लिस्ट में आपने 65 लाख को डिलीट कर दिया, हटा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि 3,66,000 लोगों को और आपने डिलीट किया। तो ये किस ग्राउंड पर आपने डिलीट किया वहाँ पे? ये पिटिशनर्स पूछ रहे थे कि भाई आपने तो 65 लाख का जब डिलीट किया ड्राफ्ट लिस्ट में, तो आपने ग्राउंड बताया कि इसमें से कुछ लोग मर गए हैं, 22 लाख लोग मर गए हैं, इतने लाख लोग जो हैं वो बिहार छोड़ के चले गए हैं, इतने लाख लोग जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स कार्ड है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आपने प्यूरिफाई कर लिया ड्राफ्ट लिस्ट, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट के बाद भी आप उसमें से और 3,66,000 लोगों को आपने हटाया। तो ये किस ग्राउंड पे आपने हटाया और उसको आपने रिलीज क्यों नहीं किया, और आप रिलीज करने से क्यों कतरा रहे हैं? चुनाव आयोग की ये दलील थी कि भाई हमने ड्राफ्ट लिस्ट निकाल दिया है, फाइनल लिस्ट निकाल दिया है, अब दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए तो दोनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन छूटा, क्यों छूटा। तो ये दलील जो है न पिटिशनर्स को मान्य था और न सुप्रीम कोर्ट उसको मानी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब ये आप रिलीज कीजिए, ये नाम बताइए। वो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई 65 लाख लोगों का नाम आपको बताना है, आप उसको वेबसाइट में अपलोड कीजिए वहाँ पे। तो उम्मीद है कि अभी तक वो अपलोड शायद नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक या कल सवेरे तक शायद वो लोग अपलोड करें वहाँ पे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, वो कहा कि भाई आपने जो 21 लाख लोगों को ऐड करने की बात आप कर रहे हैं कि आपने ड्राफ्ट लिस्ट में जो है 21 लाख लोगों को आपने जोड़ा है वहाँ पे। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं जिनको आपने पहले हटा दिया था ड्राफ्ट लिस्ट में, जो 65 लाख में से शामिल हैं, और उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन दिया, फॉर्म फाइल किया और कहा कि नहीं साहब ये गलती हुई है और मेरा नाम आप फिर से आप डालिए,
वो फॉर्म 6 हो सकता है कि उन्होंने फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया हो। तो क्या उस तरह के लोग हैं जो 21.5 लाख में शामिल हैं? इसके जवाब में चुनाव आयोग ने ये कहा कि साहब नहीं, इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो नए वोटर हैं। अब नए वोटर का क्या मतलब है, ये बहुत साफ नहीं है कि भाई नए वोटर क्या मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो वो तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर के बारे में चुनाव आयोग का आंकड़ा कुछ दूसरा है वहाँ पे। तो इसलिए वो भी एक रहस्य बनाया हुआ है कि भाई आपने जो जोड़ा वो किसको आपने जोड़ा, कहाँ से आपने जोड़ा वहाँ पे। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि भाई इसको आप साफ कीजिए, बिना इसके जो है वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात है कि जो 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वो सुनवाई इसलिए चल रही है कि पिटिशनर्स जो हैं, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर जो मेन पिटिशनर है, और दूसरे जो पिटिशनर्स हैं जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल हैं, उन लोगों का ये कहना था कि ये एक्सरसाइज जो है वो गलत, वो एसआईआर जो है वो प्रक्रिया के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ है, और संविधान जो है आपको संशोधन करने का अधिकार देता है, लेकिन इस तरीके से संशोधन करने का अधिकार आपको नहीं देता है। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई आप वोटर पर जो है जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आप दस्तावेज आप प्रोड्यूस कीजिए ये दिखाने के लिए कि आप नागरिक हैं, और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। तो उससे हुआ क्या कि भाई जो 97% एडल्ट पॉपुलेशन बिहार में वोटर्स लिस्ट में थी जून महीने तक, वो घट के जो है ड्राफ्ट लिस्ट में 88% हो गई, और अब फाइनल लिस्ट में वो 90% के लगभग जो है वो आ गया है। तो तकरीबन 7-7.5% या यूं कहिए कि 9% जो है लगभग वोटर्स जो हैं, जो 18 साल से ज़्यादा हैं और जिनको हक है वो वोट देने का, वो ये वोट देने के अधिकार से वो वंचित है। तो ये सवाल फिर से कल आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि इन कन्फ्यूजन के चलते वहाँ पे आप लोकसभा का चुनाव जो इलेक्टोरल रूल पर आपने करवाया था पिछले साल जून में, या इस साल जनवरी में जो संशोधित लिस्ट आपने जारी किया था, उसी के बेसिस पे आप ये चुनाव करवाइए, असेंबली के चुनाव। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये रुख अपनाती है, या वो ये कहती है कि नहीं साहब, चुनाव की घोषणा हो गई है और हमारे पास बहुत कुछ करने को नहीं है, और ये लीगैलिटी ऑफ एसआईआर जो है वो हम अभी तय नहीं करेंगे। क्योंकि कल के सुनवाई के दौरान जो है जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि भाई एसआईआर चूंकि बिहार में शुरू हो गया था तो उसको हम लोगों ने मॉनिटर किया, लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या करेंगे ये आप चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है करने के लिए, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, आप कीजिए। तो जाहिर है कि एसआईआर पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो बेसिक चैलेंज था पिटिशनर्स का, उस पर सुनवाई करने के मूड में नहीं है वहाँ पे। तो ये एक देखने लायक चीज है जो कल पर साफ होगा। जी 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 सर। धनराज। अब्दुल कादिर सर, आप बिहार में हैं और जो सवाल है वो ये है कि जो 3,66,000 नाम एक तरीके से काटे गए हैं, उनको पर्सनली या इंडिविजुअल तौर पर इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल आया है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये सवाल है कि कोर्ट ने ये पूछा, और चुनाव आयोग का ये कहना है कि किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो फिर सवाल तो ये बनता है कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में न हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई शिकायत नहीं करनी है। कादिर सर, आप जमीन पर क्या देख सुन रहे हैं? आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। फिर म्यूट कर दिया आपने। ठीक हाँ है, बोलिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन अगर उनका जो सुप्रीम कोर्ट में उनका जो प्रेजेंटेशन है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरफ उन्होंने की है, एक पटना में एक दिल्ली में, उसको सुनने से ऐसा लगता है कि अब उनका विश्वास जुमलाबाजी ही में ज़्यादा है। इसलिए कि
जिस तरह से जो बेसिक इश्यूज थे उसको वो टाल गए। और वही नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल राजनीति की भाषा बोलने लगे हैं। मैं योगेंद्र जी का एक भाषण सुन रहे थे और उन्होंने उसमें कहा कि अब गवर्नमेंट, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में का फर्क लगभग मिट चुका है। और उनकी इस बात से मैं सहमत इसलिए भी हूँ कि पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जहाँ आते हैं तो मगही बोलते हैं, 2 सेंटेंस जैसे भी मगही बोल पाते हो, कहीं भोजपुरी बोलते हैं, कहीं मैथिली बोलते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मगही से शुरू की और फिर 2 सेंटेंस मैथिली बोले। मगही क्यों नहीं बोले, भोजपुरी उन्होंने बोली, मगही भी नहीं बोली। मगही वालों मुझसे क्या उनको शिकायत है, दूसरी बात है। अभी सबसे बड़ी बात जो है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो रिसेंट पास्ट में जो अप्रोच रहा है कई केसेस में, ये सबसे परेशानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है। अब ये बात बिल्कुल साफ थी, पहले से लोगों को लग रही थी कि इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट हियरिंग से पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा समय भी दे दिया था इस इम्पोर्टेंट केस में। सुप्रीम कोर्ट को जब पता था कि 22 नवंबर से पहले सरकार बन जानी है, उन्हें 6-7 हफ्ते कैंपेनिंग के भी चाहिए, नॉमिनेशन की चाहिए और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बाद भी एक इतना लंबा पीरियड दे दिया जिसमें वो आसानी से अब ये कह सकते हैं और कह भी रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जो डेट का अनाउंसमेंट किया वो टैक्टिकली ऐसा रखा कि सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग से पहले हो। और अभी तक का ये कन्वेंशन रहा है कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो फिर कोर्ट्स आमतौर से उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, करते हैं। और इस तरह को सुप्रीम कोर्ट तोड़ेगा, इसमें कम से कम मुझे तो डाउट है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक अजीब सी चुनौती है। एक तरफ उसको अपनी क्रेडिबिलिटी भी बचानी है, और इसके लिए, इस क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए अक्सर ओरल ऑब्जर्वेशंस, वैसे ऑब्जर्वेशंस जो सुनने में अच्छे लगते हों और जिनकी कोई बहुत ही लीगल वैलिडिटी नहीं हो, वो सुनने में आती है। कल भी जो बात आ रही है कि उन्होंने ये जो कहा कि आपने किस आधार पर इन लोगों को डिलीट किया, ये ओरल ऑब्जर्वेशन है, ये शायद रिटन ऑर्डर का पार्ट नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उत्तम जी हमें करेक्ट कर देंगे। तो ओरल ऑर्डर की कितनी लीगल बाइंडिंग होती है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में जो अप्रोच रहा है, और उसको और भी बहुत हद तक खोल दिया है। चंद्रचूड़ साहब ने इस तरफ जो लगातार इंटरव्यू दिए हैं और जिस तरह की बातें की हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट, चाहे वो अयोध्या में हो या फिर डोनेशंस के मामले पे हो, इवन कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में हो, वक्फ बिल पर हो, और ऐसे बहुत सारे केस, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इवन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, जो पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उसमें भी इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं हो सका। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है। और अगर इस स्टेज में शायद सुप्रीम कोर्ट यही कर सकता है कि वो डायरेक्शन दे, जैसा कि उत्तम जी बोल रहे थे, कि जो चुनाव हो वो या तो 2024 की लिस्ट के आधार पर हो या इस जनवरी में जो समरी लिस्ट आई थी उसके आधार पर। लेकिन ऐसा होगा, इस पर मुझे शक है। जहाँ तक रही बात प्यूरिफिकेशन की, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर पोलिंग स्टेशंस बिल्कुल एक वोटर लिस्ट बिल्कुल ये सबसे बड़ा जुमला है, इसलिए कि वो सारी खराबियां, वो सारी कमियां, वो सारी गड़बड़ियां जो ड्राफ्ट में लिस्ट में थी, इस लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जिस व्यक्ति का 30 साल पहले डेथ हो चुका है और उस मामले को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी उठाया गया था, लेकिन आज भी 30 साल पहले हुआ का वो आदमी जिसका डेथ हो चुका है, उसे हमने अपनी आंखों से वोटर लिस्ट में देखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं
जिनको दो जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है और सेम सीरियल नंबर में है। यानी यह है कि अगर किसी का 22 है तो दूसरे का 23 है। उनका अपना नाम, उनके फादर का नाम, उनका एज, उनका एड्रेस, सब कुछ वही है। एक तीसरा केस जिसे जो हमारी नजर से गुजरा वो ये कि एक लेडी हैं जो पहले गया में रहती थी, अब मुंगेर में रहती हैं। उन्होंने, मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने गया में अपना इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, और जब उन्होंने अपने एपिक नंबर से अपना स्टेटस चेक किया तो उनका नाम गया टाउन में भी है और मुंगेर की भी किसी कंस्टिट्यूंसी में है। तो ये तो सिर्फ चंद जिसके बारे में मैं दावे के साथ कर सकता हूं, जो मेरी नजरों से गुजरा है। ऐसे न जाने कितने कितने मामले होंगे। तो फिर वो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था, या ऐसा उसने क्या कर दिया ड्राफ्ट लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद, इसकी प्रशंसा की जा सकती है। यही नहीं, लगभग वो सारी गड़बड़ियां जो ड्राफ्ट लिस्ट में थी वो इस लिस्ट में है, और उसके अलावा कुछ और फर्दर गड़बड़ी ये हुई है कि जैसे 3 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है फिर से, और फिर 18 लाख लोगों का शायद जोड़ा गया है। तो न ये पता है कि किस आधार पर काटा गया, उत्तम जी जैसे कह रहे थे, न ये पता है कि किस आधार पर जोड़ा। और जहां तक ये बात कहने की है कि उन लोगों को मौका मिलेगा, वो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो ये सुन करके थोड़ी हंसी आती है। इलेक्शन कमिश्नर साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक लोग अपना नाम ऐड कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब ये सोचिए कि 10 तारीख को पहले फेज का नामांकन होने वाला है, नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, नामांकन होने वाला है, और वो 6 तारीख को ये कह रहे हैं कि 10 दिन उनको समय मिल रहा है, और वो समय जो 10 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट, जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस आए हैं या लोगों से, गरीबों से जिस तरह की अपेक्षाएं की गई हैं, तो वही रोटी और केक कंट्रोवर्सी को याद दिला देता है। आप कह देना बहुत आसान है कि अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हाँ, मैं अगले सवाल की तरफ आना चाह रहा था जी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात और ऐड कर रहा हूँ, ये कहना कि जो लोग का छूट गया है वो अपना नाम ऐड करते हैं। आप गरीबों की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, और खास करके बिहार के गरीबों को। जो आदमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर रहता है, जिसकी हर दिन की मजदूरी 400 रुपए है, जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में कम से कम 500 रुपए खर्च होंगे। 40% ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं, जो एप्लीकेशन भी खुद से नहीं दे सकते हैं। उनसे ये अपेक्षा करना कि 2-3 दिनों के अंदर में वो भूल सुधार करवा लेंगे, ये मेरी समझ से तो परे है। बिल्कुल सर। उत्तम सर, मैं आपके पास आऊंगा। जस्टिस जयमाला बॉक्सी ने कहा था कि जो आइडेंटिटी है लोगों की, क्या वे जो लोग जोड़े गए हैं, जो 3 लाख से ज्यादा नाम है, 3,66,000, वो क्या 65 लाख वाली लिस्ट, 65 लाख वाली लिस्ट जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नाम पे लाल कलम चलाई गई थी, उस लिस्ट से जोड़े गए हैं? जो चूंकि पहले जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो 7 करोड़ 24 लाख नाम थे, अब ये 7 करोड़ 43 लाख हो गए। मैं थोड़ा साफ कर दूं कि ये टोटल डिलीशंस जो है ये लगभग 68 से 69 लाख डिलीशन हुआ है, हटाया गया है। 65 लाख और 3,66,000, तो ये आपको 68 लाख 66,000 कहिए, लेकिन और भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो 69 लाख के करीब वोटर्स जो हैं हटे हैं वहां, और इन्होंने 21.5 लाख को जोड़ा है। तो उसके चलते वो 7 करोड़ 24 लाख जो था ड्राफ्ट लिस्ट में, उससे बढ़कर जो है 7 करोड़ 42 लाख हो गया। ठीक है, तो ये जयमाला बॉक्सी का ये कहना था कि ये कंफ्यूजिंग है, कि ये आपका बहुत कंफ्यूजन है, और ये लिस्ट आप जारी कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही जो है वो 65 लाख नाम भी उनको जारी करना पड़ा था, वो तो अपने से किए नहीं थे।
लेकिन जब वो 65 लाख को जारी कर दिए थे, तो अब 3,66,000 नाम को क्यों नहीं वो जारी कर पा रहे हैं या क्यों नहीं बता पा रहे हैं, कि उसमें कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी बात है कि ये पिटिशनर्स की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रक्रिया ये है, कानून ये है, नियम ये है कि अगर आपको किसी को हटाना है मतदाता सूची से, तो उसको आपको नोटिस देनी पड़ेगी, उसको आपको सुनवाई करना पड़ेगा, उससे आप सुनवाई कीजिएगा, बीएलओ जो है वो वेरीफाई करने के लिए जाएगा, और उसके बाद उसकी बात सुनने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाएगा कि इन कारणों से आपको हटाया जा रहा है, और ये जो है आपका जो आर्गुमेंट है कि नहीं आपको नहीं हटाना चाहिए, वो मान्य नहीं है, हम नहीं मान पा रहे हैं, तो इसको स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, वो स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए। तो कल भी सर प्रशांत भूषण ने मेरा सवाल ये था कि जो आप कह रहे हैं 69 लाख के करीब लोगों का नाम था और उसके बाद 21 लाख के करीब नाम जोड़े गए, तो मेरा बस ये कहना है कि राकेश द्विवेदी कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हु इज डिलीटेड एंड हु इज नॉट, तो आप सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल इलेक्टोरल रोल का जो है कंपैरिजन कर लीजिए। चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है, ये राजनीतिक पार्टियों पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, याचिकाकर्ताओं पर ये छोड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जो जानकारी देने को कह रहा है, क्या ऐसा स्कोप बनता है कि चुनाव आयोग की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मनमर्जी है, या फिर वो जिस तरीके के कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी अपनी तरफ से शरारत कर रहा है, वो एक्सपोज हो सकता है? देखिए, पिछले 1 साल में या पिछले कई सालों में चुनाव आयोग की मतदाता सूची के बारे में सनसनीखेज डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। कल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में योगेंद्र यादव जी का एक लेख छपा है ये फाइनल लिस्ट के बारे में। उस फाइनल लिस्ट के बारे में योगेंद्र जी ये लिखते हैं, और ये बाकायदा छपा हुआ है, कि उन्होंने देखा कि 24 लाख घर ऐसे हैं उस लिस्ट में जिसमें 10 से ज्यादा मतदाता हैं, ठीक है। और जो चुनाव आयोग की जो नियम है उसमें वो लोग ये कहते हैं कि अगर 10 से ज्यादा कोई मतदाता किसी घर में होगा तो ये शक पैदा करता है और इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह के लोग, ये 24 लाख घरों में योगेंद्र यादव जी लिखते हैं, इनकी संख्या जो है 3 करोड़ 2 लाख है। अब 3 करोड़ 2 लाख लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध पतों पर हैं, और एक ही कमरे में, एक ही मकान में जो है वो 10 से ज्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना शुद्ध होगा, राइट। और आज जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने रिपोर्ट अपना निकाला है, तो उसमें भी उन्होंने कहा, उसने शायद 1 करोड़ 32 लाख लोगों का बात कहा जो डुप्लीकेट ये में है, सॉरी, जो नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पे हैं, 1 करोड़ 32 लाख, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है, राइट। और योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आपका अपना लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट, वहां पे 3 करोड़ 2 लाख लोग जो हैं 24 लाख हाउस होल्ड में दिखाए गए हैं कि वो हर एक घर में, हर एक हाउस होल्ड में 10 से ज्यादा वोटर हैं, वैसे लोग हैं। इसमें छोटा सा एक ऐड करना चाहूंगा कि पराकला प्रभाकर जो चुनाव को लेके लिखते रहे हैं और बोलते रहे हैं, वो अभी हाल में एक इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि 2019 में कन्याकुमारी कंस्टिट्यूएंसी में ये वाकया आया था कि 30,000 लोगों को कोस्टल एरिया से वोटर्स लिस्ट से नाम ड्रॉप कर दिया गया, वो मिसिंग था, और उसको लेके शिकायतें हुई वहाँ पे। लेकिन देखा यह गया कि साहब, जो पॉलिटिकल पार्टी को जो लिस्ट दिया गया, राजनीतिक दलों को और कैंडिडेट्स को जो लिस्ट दिया गया, उसमें वो नाम शामिल थे, लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टी के पास जो था, बूथ में जो लिस्ट था, उसमें वो नाम नदारद थे। और इसको लेके जब हंगामा हुआ तो कहा गया कि भाई आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोग इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हुआ ये कि काउंटिंग में जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे वो जीत गए, और जीतने के बाद अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, उस मामले को छोड़ दी। हाँ, कोई जांच नहीं हुई। हाँ, और चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वो
मतदाता सूची जो है वो कितने तरह का है और वो कौन सा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा पोलिंग बूथ में है और कौन सा राजनीतिक दलों के पास है, ये भी एक शक जो है वो है वहाँ पे। तो इसलिए ये तमाम चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए था और विपक्ष को शायद और सशक्त तरीके से इसको उठाना चाहिए था, क्योंकि ये अब कोई मजाक का विषय भी नहीं रह गया और ये जो है ये बहुत गंभीर विषय बन चुका है वहाँ पे। और ये गंभीर विषय को जो जिस हल्के अंदाज में चुनाव आयोग जो है वो डिसमिस कर रही है वहाँ पे, तो वो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि हमने सुनवाई की, हमने नोटिस दिया, हमने स्पीकिंग ऑर्डर दिया और सारे लोगों को ऑर्डर थमा दिया गया। ये क्लेम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। अब वो क्या इसको साबित कर पाएंगे? क्या वो साबित कर पाएंगे कि भाई जिनका नाम डिलीट किया उनको हमने सुनवाई किया और ऐसा हुआ? कादिर साहब शायद बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वो साबित कर सकते हैं। और ये मामला यहीं पर थमेगा नहीं, इसको और भी आगे बढ़ेगी ये। कादिर सर, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए अब कितना समय बचा है और वो कितना सीरियस हैं इस मामले को लेकर के कि वो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर अपने संसाधन खपाएं या लड़ें, क्योंकि उन्हें चुनाव भी लड़ना है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इस मामले में गंभीर हैं अभी भी? देखिए, जो जमीनी हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है और शायद बहुत से लोग इससे एग्री करें कि अब चुनावी आपाधापी में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा ध्यान देंगे कैंडिडेट के सिलेक्शन पर, अलायंसेस के फॉर्मेशन पर, कैंपेनिंग पर, और इसलिए अब शायद उनके पास समय भी नहीं है और ये मौका भी नहीं है कि इस इशू को बहुत ज़्यादा इस स्टेज में आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात उत्तम जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी सारी बातों को बहुत ही हल्के में लिया है। हम थोड़ा सा इसमें ऐड ये करना चाहें कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रियल इश्यूज थे उन पर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, या फिर ये कहिए कि जो होलसेल में या बल्क में जो गलतियां की हैं इलेक्शन कमीशन में और जो उसकी नोटिस में भी आया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे करके इंडिविजुअल केसेस पर कि कितने लोगों का नाम कट गया तो वो लोग सामने क्यों नहीं आए हैं, तो कहाँ हैं। अब ये आप साधारण मतदाता बिहार का, जब जिस स्टेट में 95-96 लाख लोग उनकी इनकम 6,000 रुपये से कम है, सुप्रीम कोर्ट उनसे ये एक्सपेक्ट करे कि वो वहाँ पहुँचेंगे और अफिडेविट फाइल करेंगे। और हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें एक बहुत ही मशहूर बात कही गई है कि जहाँ सिर्फ तारीख मिलती है, और इस केस में भी अभी तक बाई एंड लार्ज तारीख ही मिली है, तो ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चुनौती का विषय है और इसके बहुत ही फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हैं। और इस स्टेज में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की बन जाती है। आप उत्तम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट निकली है उसमें उन्होंने एक बहुत मजेदार वाकया का जिक्र किया है। वो पिपरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बीएलओ से बात करी और बूथ लेवल ऑफिसर ने उनसे कहा कि नो कमेंट्स, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये नो कमेंट्स जो है, जो राजनीतिक दल के नेता कहते थे, अब बीएलओ वो सब बात कहने लगे कि अगर पत्रकार आ जाए तो उसको बोलोगे नो कमेंट्स, मैं कमेंट नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूँ। जब वो इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गए वहाँ पे, तो इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि हाँ साहब, हम लोगों ने आपकी रिपोर्ट देखी थी, हम लोगों ने आपकी रिपोर्ट को जांचा, परखा और हमें कोई बोगस वोटर नहीं मिला। बात खत्म हो गई। आपने कहा कि भाई ये बोगस वोटर हैं जमीन पर, हमने जांच कर लिया, वहाँ पे संज्ञान में ले लिया, लेकिन हमें तो कोई बोगस वोटर मिला नहीं वहाँ पे, तो मामला खत्म। रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो है कुछ ऐसे मिसाल दिए हुए हैं वहाँ पे कि मुजफ्फरपुर में किसी क्षेत्र में जो है कोई सनत कुमार कुछ नाम है उनका, सनत कुमार की माता पिता का नाम है। जी हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वो बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मेरे माता पिता के नाम के साथ साथ वो मर चुके हैं
और इस तरह के 10 लोग और हैं जो मर चुके हैं और फिर भी उनका नाम जो है वो वोटर्स लिस्ट में है, इसको हटाइए। और उसके बावजूद SIR के बावजूद जो है वो नाम नहीं हट रहे। हाँ, तो ये तो एक अजीब सा वाकया है और ये एक तमाचा है इलेक्शन कमीशन पर कि भाई आप क्लेम करते हैं कि भाई इसी के लिए आपने SIR किया और वो ऑब्जेक्टिव आप पूरा नहीं कर पा रहे। घुसपैठिए के सवाल पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भाई कौन घुसपैठिए हैं, आप बताइए तो सही वहाँ पे। और वो घुसपैठिया जो है फिर से वो राजनीतिक दल जो है वो हम लोग जानते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल उसको मुद्दा तो बनाएगी। चुनाव प्रचार में घुसपैठिए के बारे में जिक्र करना बंद हो जाएगा ऐसा तो लगता नहीं वहाँ पे। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस मुद्दे पर SIR किया उस मुद्दे के बारे में वो किसी घुसपैठिया का नाम नहीं बता पा रही है, ना नंबर बता पा रही है वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत अजीब सी समस्या है। नंदलाल जी, सॉरी, आप आप कुछ कुछ कह कह रहे रहे थे, अगर आप बात पूरा करें तो फिर हम लोग इसको जो है नहीं तो कंक्लूड। इसमें एक बात और है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी कमियां पहले भी निकाली गई SIR में, बहुत सारी, और इन सब के जो सुप्रीम कोर्ट के भी कॉग्निजेंस में आई अभी, और कुछ लोगों आज एक भी BLO के खिलाफ, मेरे ख्याल में जो हमारी जानकारी है वो अब तक सिर्फ एक BLO के खिलाफ एक्शन हुआ है, वो भी वो एंट्री करने के लिए 30 रुपए ले रहा था जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन जिंदा को मुर्दा किया, मुर्दा को जिंदा किया, किसी BLO पर, किसी ERO पर, किसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पर कोई कार्रवाई, मेरे ख्याल में उनसे कोई एक्सप्लेनेशन तक नहीं पूछा गया। मैंने खुद चुनाव आयोग को शिकायत की कि आपने कहा था कि आपके पास जब इन्यूमरेटर जाएगा, BLO जाएगा इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के, उसकी 2 कॉपी वो देगा। मैंने उन्हें लिखित चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेन किया कि हमारे पास जो BLO आया वो उसने सिर्फ हमें 1 कॉपी दी, हमारे और कोई रिसीविंग नहीं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से एक हमारा जवाब भी आया, वो उन्होंने कहा कि आपके कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर उस पर क्या एक्शन हुआ, मैंने रिमाइंडर भी दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि इन्होंने कई 100 BLO को वहाँ पर अवार्ड दिए। तो इनएफिशिएंसी का या बंगलिंग का भी अवार्ड होता है, ये पहली बार सुनने को मिल रहा था। एक तरफ आपने किसी को पनिश नहीं किया वैसी गलतियों के लिए जिसके लिए कुछ लोगों को तो डिसमिस होना चाहिए था, ऐसी सी गलतियां पनिश नहीं किया। दूसरी बात है उसको आप पब्लिकली अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड भी इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मुंह न खोले। अगर BLO मुंह खोल देंगे, अब और हालांकि आपस में वो बात भी करते हैं, कुछ जो अपने लोगों को बताते भी हैं, तो चुनाव आयोग की भग पिट जाएगी। उत्तम जी बात कर रहे थे घुसपैठियों की, तो घुसपैठ चुनाव आयोग भले ही घुसपैठियों को नहीं पहचान पाया हो, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े से घुसपैठियों को पहचान लेंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी। जी बिल्कुल, मुझे आप लोग BLO की बात कर रहे थे तो मुझे वही बात याद आ रही थी कि वो बार बार जो है कि BLO को पहली बार ट्रेनिंग दी गई, दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई, आने वाले समय में ट्रेनिंग देंगे, यही ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कोई सवाल करे तो नो कमेंट कह देना है। और मुझे याद है कि जब घुसपैठिए वाले पर सवाल किया गया था तो ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि ये पॉलिटिकल रेटरिक है और इस पर हम कुछ कर नहीं सकते, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप बोलते रहिए, जबकि वो जानते हैं कि घुसपैठिया के नाम पर एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। जो बंगाली लोग हैं, जो बांग्ला भाषी लोग हैं, उनको दिल्ली में टारगेट किया गया घुसपैठिया के नाम पे। और इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार में जो भी व्यक्ति है या जो भी समुदाय है, जो भी वर्ग है या कोई भी व्यक्ति, उसे कोई टारगेट ना कर सके घुसपैठिया के नाम पे। लेकिन उनका ये कहना है कि ये तो राजनीतिक बयान है और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से बस एक मिनट, क्या मैं चाहूंगा कि आप लोग उससे भी कम में, कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हो सकता है, क्योंकि अब 10 तारीख से नामांकन शुरू होने वाला है। आप लोगों से बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, इसलिए उम्मीद ये होगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर दे कि भाई जनवरी वाले लिस्ट पर जो है वो चुनाव करवाया जाए। कादिर सर, आप
और मैं सिर्फ उत्तम जी की बात में ऐड करूंगा कि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट लगते हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो देखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, कर दे तो बहुत अच्छा, ऐसा करेगा इसमें अभी भी मुझे कुछ शंका है। चलिए, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि इस देश में क्रांति तो चुनाव के माध्यम से ही होती है। जनता अपना फैसला सुनाती है और सत्ता हमेशा बदलती रही। 2014 से पहले तो बहुत ही आसान तरीके से बदलती थी, और अब तो इतने आरोप लगने लगे हैं वोट चोरी के, लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के, विपक्ष को अलग तरीके से टारगेट किए जाने के। तो उम्मीद करते हैं कि जनता की सबसे बड़ी अदालत जो इस देश की है, उससे न्याय मिलेगा, और सिर्फ न्याय मिलेगा नहीं बल्कि न्याय होते हुए दिखेगा भी। उत्तम सर और अब्दुल कादिर सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।